गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 23 के करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डे के थॉट के बारे में कि हमारे आज के डे का थॉट क्या है। सुबह का सुविचार, दोस्तों मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यह तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगा। बिल्कुल सटीक और सही बात बोली गई है कि जो व्यक्ति मेहनत करने से नहीं कतराता, मेहनत करता रहता है और मेहनत करने से उसे प्यार है, वो व्यक्ति हमेशा कामयाब रहेगा। और जो व्यक्ति कामचोरी करेगा और अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा, कामयाबी उसको कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसी सुविचार के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। सबसे पहली हम बात करेंगे भारतीय शहीद दिवस के बारे में। मुझे लगता है कि इस दिन के बारे में हर एक व्यक्ति को पता होगा कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में और कब कब मनाया जाता है, ये भी पता होगा। दो डेट्स तो हमारे सामने जरूर हमें याद होंगी, एक 23 मार्च की और एक 30 जनवरी की। देखिए, 30 जनवरी का जो शहीद दिवस है वो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही जब वो शाम को प्रार्थना कर रहे थे बिरला हाउस में, तो उसी समय नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, उस दिन हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? हम उन 3 स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को जिनका नाम है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी। इन तीनों की याद में हम 23 मार्च को भारतीय शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस के बारे में अगर बात करूं तो कुछ और डेज हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे 13 जुलाई को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है स्पेशली, क्योंकि 13 जुलाई 1931 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के निकट प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग, और उन पर जो सैनिक थे, शाही सैनिक थे, उन्होंने जो है कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद से ही 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में 22 लोगों की मौत की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 17 नवंबर को लाला लाजपत जो राय जी हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो झांसी है, झांसी का जो एरिया है, हम सबको अच्छे से पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है वो। तो 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और 1857 की जब स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, तो उस समय अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने जो है अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो उसकी याद में ही 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, छोटे छोटे स्तरों पर, स्टेट लेवल पर, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या रोल है हमारे देश में राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में? एक 23 मार्च को हम मनाते हैं और दूसरा हम मनाते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में, जो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या होगी? द ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए, ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जब स्थापना हुई थी, तो उस स्थापना के उपलक्ष्य में ही इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। अच्छा, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसके कुल 193 देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है और साथ में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे बिहार राज्य स्थापना दिवस के बारे में, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था और एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। तो इस अवसर पर ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में आपको बता दें कि इसकी स्टार्टिंग 2010 में हुई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा। और इस बार का जो स्थापना दिवस है बिहार का, वो किस नंबर का है? तो 111वां स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस के रूप में। और इस बार 2000 थीम की जो बिहार दिवस की जो थीम ली गई है वो क्या है? तो युवा शक्ति की प्रगति। इस थीम के साथ में बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं उगादी महोत्सव के बारे में, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा देखो, कल भी हमने पढ़ा था कि नैरोज जो एक डे है, उसके रूप में
विश्व स्तर पर वो डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होता है और एक तरीके से कहें तो नए साल का आगमन होता है, ठीक है ना। तो उस डे को मनाने के लिए पूरे विश्व में नवरोज दिवस हमने मनाया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उगादि महोत्सव के बारे में, जो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम हिंदू महीने के बारे में बात करें तो हिंदू महीने का जो चैत माह है उसका जो पहला दिन पड़ता है उस दिन ये मनाया जाता है उगादि महोत्सव, ठीक है। तो इस बार कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है क्योंकि 22 मार्च को ही जो नया साल है वो स्टार्ट हुआ है और जो चैत्र मास की नवरात्रि है उसका जो पहला दिन होता है उससे स्टार्ट किया जाता है उगादि महोत्सव को मनाना। और आपको मैं समझा दूं और बता दूं कि ये उगादि महोत्सव मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है। यानी जब चैत मास स्टार्ट होगा, उसका पहला दिन स्टार्ट होगा, तो वो या तो मार्च में होता है या तो अप्रैल में होता है। और उस दिन जो चैत नवमी है ना, जो नवरात्रि मनाई जाती है उसका भी फर्स्ट डे होता है। तो इस दिन उगादि महोत्सव मनाया गया है 22 मार्च को। और आपको बता दें कि स्पेशली जो भारत के स्टेट हैं वो कौन से, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसको बड़े उत्साह के साथ नए वर्ष के नए दिन के रूप में मनाया जाता है, नए वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे 12वीं शताब्दी के, जिनका नाम था भास्कराचार्य, उन्होंने पहली बार उगादि को नए साल की शुरुआत के रूप में पहचाना था, ठीक है। और उसके बाद से ही ये दिन काफी फेमस हो गया और पूरे भारत में इसको मनाया जाने लगा। अच्छा, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के बारे में बात करें तो उगादि का मतलब क्या होता है? तो अगर हम उगादि को उगादि भी बोल सकते हैं और युगादि भी बोल सकते हैं। युगादि एक संस्कृत शब्द है। अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसके दो दो शब्द निकल कर आएंगे, एक होगा युग और एक होगा आदि। युग का मतलब होता है उम्र और आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी एक नए युग की शुरुआत या प्रारंभ के बारे में बात करी गई है। और इस दिन को हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इस रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं दुबई में एलिवेट का 26वां संस्करण आयोजित किया गया है और ये संपन्न हो गया है 22 मार्च को। इसमें 180 निवेशकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और स्टार्टअप्स की भागीदारी थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी जो अध्यक्षता करी गई है वो भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधि कल मुथु ने अतिथियों का स्वागत करा, यानी उन्होंने अध्यक्षता करी। और साथ में ही विशेष अतिथि पद्मजा रूपारेल, सह संस्थापक इंडियन एंजल नेटवर्क की मेजबानी इन्होंने करी है सीजन 2 के सत्र छठे का, ठीक है। अच्छा, इस दौरान कुछ नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड भी दिए गए हैं, कुछ विजेता थे 2022 के, उनकी लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं। तो फिल्म बोर्ड मूवी टेक्नोलॉजीज इंक, ट्रेस कैंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोगोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चंगेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मैक्रिनमिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और रे वैम्प मोटो प्राइवेट लिमिटेड, ये जो 6 विजय स्टार्टअप्स हैं जिनको 2022 के विजेता चुने गए हैं। ये मतलब इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया होगा। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि ये एलिवेट है क्या। एलिवेट स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको निवेशक प्रदान करने के लिए, वैश्विक स्तर पर उनको पहचान करने के लिए दुबई में आयोजित किया गया एक संस्करण है, एक तरीके का मेला है जो भारत के महावाणिज्यिक संस्था के द्वारा किया जाता है। एलिवेट दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के द्वारा आयोजित एक पिंचिंग श्रृंखला है जो स्टार्टअप्स को निवेशकों और वैश्विक समकक्ष है उनके साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसके बारे में हमने बात करी है। इसका जो पहला सीजन था वो एक्सपो 2020 था, जो दुबई में इंडिया पवेलियन में शुरू हुआ था और इसके 20 सत्र थे। यानी जो पहला सीजन था उसके 20 सत्र थे, दुबई में हुआ था और जो दुबई का इंडिया पवेलियन है वहां पर हुआ था और एक्सपो 2020 के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा सीजन इसका मई 2022 में स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जो छठा संस्करण है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हाल ही में खत्म हुआ है 22 मार्च को।
इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। इसके बारे में तैयारियां हो चुकी हैं और 26 मार्च को जो बचे हुए 36 उपग्रह हैं उनको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा, इसका जो इतिहास है, थोड़ी इसकी डिटेलिंग है वो समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौता हुआ था, जिसके माध्यम से इसरो यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ 72 उपग्रहों को लॉन्च करेगा और उन्हें पृथ्वी के निचली कक्षाओं में स्थापित करेगा। ये एक समझौता हुआ था, जिसमें से 36 उपग्रहों का जो पहला सेट है वो पहले ही 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च कर दिया गया था, और जो बचे हुए 36 उपग्रह हैं उनको 26 मार्च को लॉन्च किया जाएगा LVM-3M3 प्रक्षेपण यान के द्वारा। और जो पृथ्वी का जो निचली कक्षा है उसमें इनको स्थापित करने की बात कही गई है। 26 मार्च को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा, इसीलिए ये बात कही जा रही है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर। एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है, यानी अमेरिका ने रिपोर्ट दी है दुनिया के मानवाधिकार से संबंधित मामलों के बारे में। उसमें कई सारे देशों को शामिल किया गया है, और आपको बता दें कि एक ये वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट है जो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करी जाती है। तो इस बार जारी करी गई है, अमेरिकी राज्य विभाग के मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकेन उनके द्वारा, और इसमें दुनिया भर के देशों के मानवाधिकार स्थिति के बारे में बताया गया है। स्पेशली जो बात करी गई है उसमें रूस और चाइना के बारे में बात करी गई है, जिसके बारे में ये बोला गया है कि इन्होंने मानवाधिकारों का भारी उल्लंघन करा है। साथ साथ में इसमें ईरान, उत्तरी कोरिया और म्यांमार का भी नाम शामिल है, जिसमें ये बोला गया है कि इन्होंने मानवाधिकार का जो उल्लंघन है वो व्यापक रूप से किया है। भारत की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। भारत के बारे में भी कई सारी गलत बातें यहाँ पर बोली गई हैं, जिसका खंडन भारत की सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं रणवीर सिंह, और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या है, तो 181.7 मिलियन डॉलर है। ये रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। तो सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 मेन स्ट्रीम से परे नामक एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बात बोली गई है। अच्छा, इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले विराट कोहली थे। तो विराट कोहली अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 176.9 मिलियन डॉलर है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर अक्षय कुमार है, फोर्थ नंबर पर आलिया भट्ट है, और पांचवें नंबर पर दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रानी रामपाल, उनके नाम पर रखा गया है। और अब रायबरेली के द्वारा जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से अब इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत के सबरजोत सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक है ये 22 मार्च को 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में जीता है। और आपको बता दें कि जो ISSF निशानेबाजी विश्व कप है, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, इसका उद्घाटन हो गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 21 मार्च को।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है 22 मार्च को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहाँ पर ये स्थापित है? तो नई दिल्ली का जो एरिया है महरौली, वहां पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स की जो भवन है वहां पर ये जो इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि इसके लिए पहले ही समझौता किया जा चुका है। भारत ने समझौता किया था आईटीयू के साथ, ठीक है ना, एयर ऑफिस को बनाने के लिए, एयर ऑफिस की स्थापना के लिए। तो उसके समझौते के बाद में इस पर काम किया गया और अब इसको बना लिया गया है। और इसकी स्थिति आपको नई दिल्ली का जो महरौली है वहां पर देखने को मिलेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो मैटिक्स की जो भवन है वहां पर आपको देखने को इसकी स्थिति मिलेगी। अच्छा, आईटीयू क्षेत्र क्या है? तो आईटीयू का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है ना। तो इसके साथ में जो आईटीयू है यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, वो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान के लिए सेवाएं प्रदान करता है, राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाने का काम करता है और आर्थिक सहयोग का भी काम करता है। तो इसी क्षेत्र में भारत और नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, यानी आईटीओ के बीच में पहले ही समझौता हुआ था। क्या बनाने के लिए? तो एरिया ऑफिस बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं CE8 के बारे में। देखिए, जो C8 है उसके लिए MD और CEO के रूप में नामित हुए हैं अरबड़ बनर्जी, जो जगह लेंगे किसकी? अनंत गोयनका की जगह लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। C8 टायर्स के बारे में बात करें तो टायर निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 1958 में करी गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में हमें देखने को मिल जाएगा। स्पेशली 130 देशों के साथ ये निर्यात का काम करती है। इसका बाजार जो है 130 देशों में फैला हुआ है और साथ साथ में इसके फर्म भी हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत में इसके विनिर्माण सुविधाएं हैं, यानी फर्म के रूप में वहां पर भी निर्माण का काम करती है C8। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में, जिसके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं मनमीत के नंदा और ये जगह लेंगे दीपक बगला की। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात करूं तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निवेशकों को मौका देना, व्यापार को बढ़ाना और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना और उनकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनका हल निकालना और गतिविधियों पर उनके नजर रखना। इन्वेस्ट इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देती है, ठीक है। और साथ में इसकी स्थापना 2009 में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत किया गया था और व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन एक विभाग के रूप में काम करता है ये। पंकज आडवाणी ने दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा है और ये जो एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है ये 9वां इनका एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है पंकज आडवाणी का। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने हम वतन ब्रिजेश दमानी को हराया है, यानी ब्रिजेश दमानी भी भारत के ही थे। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है वो दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेला गया और 19 मार्च को ये जीत है वो दर्ज करी गई है पंकज आडवाणी के द्वारा। अगर मैं पंकज आडवाणी के बारे में बात करूं तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अगर मैं महिला वर्ग के बारे में बात करूं तो महिला वर्ग में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो चीन की बाई युलू ने जीता है थाईलैंड की पंचायत चोनई को हराकर। मर्लिन ग्रुप का ये कहना है कि कोलकाता के साल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ल्ड सेंटर बनाया जाएगा इसके लिए पहले ही समझौता हो चुका है मर्लिन ग्रुप में और विश्व व्यापार केंद्र संघ में, ठीक है। और 3.5 बिलियन वर्ग फुट का क्षेत्र ये कवर करेगा, ये विश्व व्यापार संगठन। और आपको मैं बता दूं कि भारत की तरफ से जो मर्लिन ग्रुप के अध्यक्ष हैं वो सुशील मोहता और प्रबंध निदेशक कौन है? साकेत मोहता। और साथ में ही जो विश्व व्यापार केंद्र संघ एशियाई प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं स्कॉट बॉन्ग, उनके बीच में समझौता हुआ है और इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसके माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा और कोलकाता में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा।
भारत का जो सबसे पुराना विश्व व्यापार केंद्र है वो मुंबई में है, और इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, पुणे और अन्य शहरों में भी अतिरिक्त विश्व व्यापार केंद्र खोले गए हैं, और अब खोला जा रहा है कोलकाता के साल्ट लेक में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा। अच्छा, अगर मैं इसकी स्थिति के बारे में या ये बात करूं कि इसको किसने बनाया है, तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये भी आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो देव स्थल है, वहां पर जो परिसर है, वहां पर ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो सही से मैंने प्रोवाइड किया होगा। और जो कुछ भी मटेरियल है या जो कंटेंट है वो टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां पर जाकर आप नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, ये सेशन यूजफुल लगता है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से उनको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।